प्रधानमंत्री ने आज सांसदों का आह्वान किया कि वे सभी G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करें। ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। दो राज्यों के बीच ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने के लिए आयोजित किया जा रहा है काशी तमिल संगमम उत्सव। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर प्रदेश में हो रहे हैं जागरूकता पर आधारित अनेक कार्यक्रम। और रायपुर में आज से शुरू हुई EPF मध्यांचल क्रिकेट प्रतियोगिता, 5 राज्यों की टीमें शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी सांसदों का आह्वान किया कि सभी को G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। आज सवेरे नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी G20 की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वहां स्वच्छता अभियान जैसी पहल के जरिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। श्री मोदी ने जीत का श्रेय पार्टी के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात विधानसभा का चुनाव एक मिसाल है कि किस प्रकार पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव जीता जा सकता है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की आर्थिक स्थिति पर विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि भारत तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है और अन्य देशों की तुलना में देश में मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया गया है। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इससे अलग अलग तरह की किताबों तक पाठकों की पहुंच और आसान हो गई है। इस संबंध में पेश है DD न्यूज की एक रिपोर्ट। संगमम चल रहा है, विश्वविद्यालय है, पुस्तकों की बात न हो तो फिर मजा क्या। ऐसा ही कुछ किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने। एक तमिल पुस्तकों का दुर्लभ जो ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं, उनका एक यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है गयाजीराव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय में। और इसके पुस्तकालय अध्यक्ष हैं डॉक्टर DK सिंह जी। DK सिंह जी, ये क्या सोच के आप लोगों ने लगाया और क्या क्या दुर्लभ है इसमें? देखिए, जब तमिल और काशी समागम की शुरुआत हुई, उसी समय एक लिटरेचर, हम लोग लिटरेचर के धरोहर को संयोगे हुए हैं, तो उस लिटरेचर के फील्ड में हमें देखना था कि इतिहास इस बात का कितना गवाह है, और वो हमारे संस्कृति और साहित्य जो पुस्तकों और मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में है, उसका मैंने एक प्रदर्शनी लगाया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये काशी और तमिल आज का नहीं, वर्षों पुराना ये संबंध है। हमारे पास तमिल में करीब 12 ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट है जो तारपत्र पर लिखे हुए हैं। तारपत्र पे लिखे हुए का मतलब ये है कि उस समय न कागज का आविष्कार हुआ होगा और न स्याही का। उतनी पुरानी है, जो शैव पुराण से है, दर्शन से है, फिलॉसफी से रिलेटेड है। और खास करके कुछ ऐसे हिंदी टेक्स्ट हैं जो बनारस के लिटरेचर है, उसका भी ओरिजिन वहाँ से होता है। इस पे अभी रिसर्च की जरूरत है, देखना होगा कि कहाँ से क्या कैसे लिया गया है। हमारी मैन्युस्क्रिप्ट कितनी पुरानी है, इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि वो ग्रंथ स्क्रिप्ट में है। ग्रंथ जो है तमिल का सबसे पुराना स्क्रिप्ट है। अब उसके पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है। आगे भविष्य में हम लोगों का ये प्लान बना रहे हैं कि उसका भी कुछ दूसरे भाषाओं में हम अनुवाद करें, जो जनमानस पे जाए और ये समाज को पता चले। क्योंकि पुस्तकालय और खास करके हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट को स्टोर करें, इस इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट कैसे किया जाए, आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पे हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। ये इनका विचार है और बताया इन्होंने कि ताड़पत्र पर लिखा हुआ
मैन्युस्क्रिप्ट जो है, यानी कितना पुराना संबंध है तमिल से काशी का, यह भी इसमें पुस्तकों के माध्यम से पता चल रहा है। अपने आप में अनूठा, मैंने इसीलिए कहा, इतिहास को संजो के रखा है, संबंधों को संजो के रखा है सालों साल के। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, केंद्रीय ग्रंथालय। गौरतलब है कि काशी और तमिलनाडु का प्राचीन काल से अटूट संबंध रहा है। काशी तमिल संगमम उत्सव दोनों राज्यों के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने और नागरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। इस अवसर पर राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा कवर्धा में स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्रीड़ा विभाग के सहायक अभियंता श्री अनिल बिंजवार ने बताया कि स्कूली बच्चों के लिए भाषण, चित्रकला, वॉल पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग की स्पर्धाएं आयोजित की गईं, ताकि बच्चे ऊर्जा का महत्व समझें और इसे बचाएं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है 14 दिसंबर, और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में ऊर्जा संरक्षण के विषय पर कार्यशाला का आयोजन और लोगों को जागरूक करने के लिए, बिजली बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे वॉल पेंटिंग, रैली और स्लोगन, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि हमारे देश के साथ साथ हमारे राज्य की बिजली में की बचत हो, है ना। इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है क्रीड़ा विभाग द्वारा। वहीं बच्चों ने अपनी समझ का परिचय देते हुए बड़ों से भी अपील की कि वे ऊर्जा बचाने में मदद करें, नहीं तो भविष्य में तकलीफ होगी। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा खान है। मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल कवर्धा में पढ़ता हूँ। ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी बेफालतू में जो बिजली वेस्ट होता है उन सबको हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें उसका जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम विदुला श्रीवास्तव है। मैं क्लास 8 की छात्र हूँ और मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल कवर्धा में पढ़ती हूँ। तो जैसे कि आज सेव एनर्जी डे है, तो अगर अभी हम लोग एनर्जी वेस्ट करेंगे, मतलब ओवर यूज़ करेंगे या फिर बेज़बरन उसका ओवर उपयोग करेंगे, तो उससे आने वाले फ्यूचर में हम लोग को उसका प्रॉब्लम्स झेलना पड़ सकता है। तो उसके लिए जब भी आप देखें कि बेज़बरन कहीं किसी भी जगह में लाइट्स, फैन ऑन है, तो उसको बंद करना बेटर रहेगा। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कोरिया जिले के तारबंद गांव में ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ ही जल संरक्षण के क्षेत्र में भी एक उल्लेखनीय प्रयोग किया गया है, जिससे स्थानीय किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। जिले के तारबंद में एक नाला धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। ऐसे में जल संरक्षण विभाग ने इस नाले को योजना के तहत पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और एक टैंक बनाकर पानी को इसमें रोक दिया। बैकुंठपुर के समीप स्थित इस गांव में पर्कोलेशन टैंक के बन जाने से करीब 140 परिवारों को दैनिक उपयोग के लिए आसानी से जल मिलने लगा है। साथ ही उनके पशुओं के लिए भी पानी का एक बेहतर साधन मिल गया है। इतना ही नहीं, खेती किसानी के लिए पानी मिलने से अब तक केवल धान की खेती करने वाले किसान गेहूं, सरसों और सब्जी भाजी की खेती भी करने लगे हैं। जिला पंचायत की CEO नम्रता जैन ने बताया कि योजना के तहत पुराने नाले का सुधार कर बारिश के पानी को एक टैंक में सुरक्षित करने का कार्य किया गया है। पर्कुलेशन टैंक है जो 11 लाख की लागत से बना है और इससे 100 मीटर इंटू 80 मीटर का इसका डायमेंशन है। तो इससे 3 प्रकार के लाभ लोगों को हो रहे हैं। एक तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, 50,000 से भी अधिक मानव दिवस का लोगों को रोजगार मिला है इस एक पर्कुलेशन टैंक के बनने से। दूसरा, पशुओं के पानी पीने के लिए भी व्यवस्था हो गई है और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वाटर कंजर्वेशन की तरफ ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके साथ साथ ये भी एक पॉइंट है कि उसमें 7 हेक्टेयर एरिया वहाँ पे सिंचाई के लिए तैयार हुआ है, जिससे फार्मर्स को लाभ मिल रहा है, वो अन्य फसल भी ले पा रहे हैं। वहीं इस कार्य के होने से ग्राम पंचायत के रहवासियों के लिए 5,000 से ज़्यादा मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ। इनके खाते में करीब 10 लाख रुपए की मजदूरी राशि भी जमा की गई। किसान बताते हैं कि इस टैंक के बन जाने से उनकी कई तरह की समस्याओं का निराकरण एक साथ हो गया है। दूरास काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, अपने गृह ग्राम में काम मिल रहा है और सब मनरेगा के तहत गोदी खनने आते हैं, काम करते हैं। रेट भी ठीक है, 204 रुपया, और हर सप्ताह पैसा चढ़ जाता है। और यहाँ अगल बगल में जो ज़मीन है उसमें भी साग सब्जी उगाने के लिए सब तैयारी बांध के तहत हो रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा योजना चालू किए हैं, जिससे हम ये छत्तीसगढ़िया वाले जो बाहर जो जाते थे, जो सरकार ने योजना निकाला है, इसके तहत हम सर काम करते हैं। सरकार हमको अच्छी तरह रोजी देती है और रोजी देने से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सरकार का बहुत अच्छा योजना है, इससे हम लोग एक रोज़गार में अच्छा है। और जो काम चलता है सर, इसका भी सरकार 204 रुपये निर्धारित किए है राज्य सरकार ने, और समय समय पर सर पैसे भी आ भी जाते हैं। जल संरक्षण को रोकने के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर बांध बनाया गया है। ये बांध मनरेगा योजना के तहत बनाया, जिसमें लगभग 100 से 150 मजदूर लगातार 4 से 5 महीने इसमें काम किए। बांध बना, बांध बनने के बाद यह इस बांध में बहुत अच्छा पानी का रुकाव हुआ। इसके कारण यहाँ पर लगभग 10 से 15 एकड़ के खेती के किसान यहाँ पर अपना बहुत ही अच्छा ढंग से अभी ये साग सब्जी लगाने का शुरुआत किए हैं।
और किसान बहुत खुश हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस नाले के बन जाने से क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को काफी फायदा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा आज से मध्यांचल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली और हरियाणा की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ भविष्य निधि संगठन में छत्तीसगढ़ इकाई के आयुक्त अभिषेक कुमार ने किया। श्री कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन राज्य में पहली बार किया जा रहा है। ये खेल जो है छत्तीसगढ़ में जो क्रिकेट जो है पीएफओ क्रिकेट मैच का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इसमें 5 टीमें भाग ले रही हैं, एक छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की और हेड ऑफिस दिल्ली की। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए नई दिल्ली के टीम मैनेजर ने बताया कि भूतपूर्व रणजी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में अभ्यास किया गया है। इसमें एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कुछ ओल्ड जो हमारे एक्सपीरियंस रणजी प्लेयर हैं, उनके दिशा निर्देश में हमारे जो यंगस्टर्स प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी है ऑफिस आवर के बाद, और उनकी जो मेहनत है उसके बदौलत ही उन्होंने इतना अच्छा स्कोर बनाया है अभी यहाँ पे। इस प्रतियोगिता का समापन 16 दिसंबर को होगा और इसी दिन विजेता टीम तथा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।